प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 9वीं की आज की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको आपका 7वां पाठ पंच परमेश्वर समझाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम हिंदी साहित्य में बहुत आदर से लिया जाता है। बच्चों, इन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में अपनी पुस्तकें लिखी हैं। प्रेमचंद जी एक कृषक परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए उनके रचनाओं में उस प्रकार का जीवन ज़्यादा दिखाई देता है जो सामान्य लोगों से जुड़ा हुआ है। आओ बच्चों, इनकी कहानी पढ़ते हैं। पंच परमेश्वर। पंच का अर्थ होता है पांच और परमेश्वर ईश्वर को कहते हैं। यहाँ पर कहानी है पंचायत के बारे में, जहाँ 5 पंचों को ईश्वर का रूप माना जाता है। बच्चों, कहानी शुरू होती है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की गाढ़ी मित्रता से। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। सांझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था, अर्थात पूरा विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र यही है। बच्चों, यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि दोनों दोस्तों का धर्म अलग था, उनका खाना पीना अलग था, लेकिन उनके विचार मिलते थे और मित्रता होने के लिए यही एक आवश्यक चीज़ होती है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। बच्चों, खाला मौसी को कहा जाता है। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, यानी थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक उसकी रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर मुहर लगा दी। यानी जब तक रजिस्ट्री ना हुई थी, जुम्मन शेख ने अपनी बूढ़ी मौसी की बहुत सेवा की, उनकी पत्नी ने बहुत सेवा की, लेकिन रजिस्ट्री होते ही वे लोग बदल गए। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों की कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। बच्चों, सालन कहा जाता है एक सब्जी को, लेकिन यहाँ पर सालन कहा गया है कि कड़वी बातें भी वो रोटी के साथ साथ उन्हें सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए, कठोर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ही यानी रोज ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, परंतु जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा, अर्थात उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ भी टोकना उचित न समझा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, यानी बड़ी ही बदतमीजी के साथ, बेशर्मी के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। बच्चों, यहाँ जुम्मन के कहने का अर्थ ये था कि क्या तुम्हारी कभी मौत ही ना होगी? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकार हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ, ज़रूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह ना था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो, यानी उसने सभी लोगों पर कोई ना कोई उपकार किया था। ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके?
किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। बच्चों, बूढ़ी खाला जगह जगह गई, हर व्यक्ति के पास गई, लेकिन किसी ने उसका दुखड़ा बहुत सांत्वना के साथ, बहुत धीरज के साथ दिलासा देते हुए नहीं सुना। चारों ओर घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। बेटा, तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू: यूं आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला: क्यों बेटा? अलगू: अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी? जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला: बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? यहाँ पर खाला ने कहा कि क्या उससे दोस्ती टूटने के डर से तुम सच्चाई का साथ ना दोगे? हमारे सोए हुए धर्मज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या समय यानी शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ ज़रा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में से विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था, यानी उनका मनमुटाव था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहें उसे पंच बनाएं। खाला ने चिल्ला कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम जिसे चाहे पंच बना लो। खाला जान जुम्मन के आरोप को समझ गई। वह बोली, बेटा, खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बातें कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास हो ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बच्चों, कन्नी काटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कतराना। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंचों के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने
बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। उसे लगा कि अलगू मेरा ही साथ देगा। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचो, 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम लिख दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या बस है। खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं, उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की, यानी जुम्मन से बहस करनी शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसा काया पलट हो गया कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। नामालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा यानी इतना फ़ायदा तो ज़रूर होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो संपत्ति की वह रजिस्ट्री रद्द मानी जाए, रद्द समझी जाए। बच्चों, यहाँ पर अब अलगू चौधरी ने फैसला सुना दिया कि अगर तो माहवार खर्च वह खाला को देता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं देता तो जो उसके नाम जायदाद खाला ने की थी उसे रद्द समझा जाएगा। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए, मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल में चली जाती, यानी कब की खत्म हो जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही ज़मीन पर खड़ा था। बच्चों, बालू कहते हैं रेत को, और रेत तो कभी टिकती नहीं, वह फिसल जाती है हाथों से। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में, उसके हृदय में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटा करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, परंतु बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग उनके दर्शन करते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है, यानी भला बुरा सब देखता है। अब अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला, तो निश्चय हुआ कि इसे बेच डालना चाहिए।
गांव में एक समझू साहू थे। वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हों, यानी 3 बार आना जाना हो सकता है। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गर्ज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने बच्चों नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपें करने लगे, यानी मंडी से गांव और गांव से मंडी 4-4 चक्कर लगाने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था, यानी बैल को चारा भी सही न मिलता था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ रूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाता था कि फिर जोत दिया। इक्के का जुआ देखते ही बैल का लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था, मुश्किल था। हड्डियां निकल आई थी, परंतु था वह पानीदार, मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे। कोड़े खाकर कुछ दूर दौड़ा। बच्चों, कोड़े कहते हैं चमड़े के एक रस्सी को जिससे मारा जाता है। धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। बच्चों, वह बैल वहीं पर मर गया। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतएव छोड़कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर लेट गए। वहीं रत जगा करने की ठान ली, यानी रात को जागने की ठान ली। आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। सुबह जब नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नादारद, यानी तेल भी गायब। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसी कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैलों के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्ला उठते। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र होते आते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते, यानी वे कहते कि साहू सही कलप रहा है। 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना अलगू चौधरी के लिए आसान न था। एक बार वे भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची, यानी उनकी लड़ाई हो गई। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। लोगों ने परामर्श दिया, लोगों ने सलाह दी कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। बच्चों, पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किसको पंच बनाते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वह बात को ताड़ गए, बात को समझ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं, यानी तुम्हें कोई हर्ज तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधार होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है।
बच्चों, यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि जब हमें कोई जिम्मेदारी दी जाए तो हमारे व्यवहार में अपने आप ही सुधार हो जाता है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस समय न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, यानी ईश्वर की वाणी के समान है। और देववाणी में मेरे बुरे विचारों का कदापि समावेश न होना चाहिए, यानी बुरे विचार मेरे अंदर नहीं आने चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं, यानी मुझे सत्य ही बोलना चाहिए। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। यह तो सब चाहते ही थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू की हानि हुई, यानी समझू को नुकसान हुआ। सभ्य व्यक्ति समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो झगड़ा ही खत्म हो जाता। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध ना किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उनसे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, यह रियायत करे तो उनकी भलमनसी। बच्चों, रियायत का अर्थ होता है कि थोड़ा बहुत लिहाज किया जाए। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनसे गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, परंतु आज मुझे ज्ञान हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की ज़बान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिल का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई, यानी जो मित्रता खत्म हो चुकी थी वह फिर से पहले की तरह हरी भरी हो गई। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हमें हमेशा सत्य का, हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए। पंच परमेश्वर का अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हल सहित पा सकते हैं। इसी प्रकार यदि अपनी कक्षा से जुड़े हुए वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पोस्ट करूं आपको उसकी सूचना उसी वक्त मिल जाए। इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।